आप सभी का अपने YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेके आए एक नया टॉपिक प्राथमिक स्रोतों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेस। तो इसके माध्यम से हम जानेंगे कि प्राइमरी सोर्सेस होता क्या है और वो कौन कौन से सोर्सेस है जिसके माध्यम से डाटा को कलेक्शन किया जाता है। तो पीवी यंग एवं जी लोनगर ने तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत तथा दूसरा है अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत कौन कौन से हैं और किन किन माध्यमों से डाटा को कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि वो अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत कौन से हैं जिसके माध्यम से भी डाटा को संकलित किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत के। प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं घटनाओं को अपने सामने घटित होते हुए देखते हैं अथवा सूचनादाताओं से आमने सामने की स्थिति में सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। इसमें जो है अवलोकन, साक्षात्कार व अनुसूची आते हैं। सबसे पहले जानेंगे अवलोकन के बारे में। अवलोकन तथ्य संकलन के प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतर्गत घटनाएं जिस रूप में होती है उसे ही रूप में देखना, निरीक्षण करना व परीक्षण करना या आलेखन करना होता है। इसमें अवलोकन नियंत्रित व अनियंत्रित दोनों स्थितियों में हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नियंत्रित अवलोकन के। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता एवं घटना दोनों पर नियंत्रित किया जाता है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण के कई प्रकार के साधनों, विस्तृत योजना यानी सूची का प्रयोग, मानचित्र का प्रयोग, क्षेत्रीय नोट्स, डायरी, फोटोग्राफ और टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन तथ्य संकलन का ऐसा प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत है जिसमें घटनाओं को अनेक स्वाभाविक रूप में अवलोकन करना होता है। इसमें ना तो घटना को और ना ही अवलोकनकर्ता पर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसके जो है मुख्य रूप से तीन रूप है। पहला है सहभागी अवलोकन, दूसरा असहभागी अवलोकन तथा तीसरा है अर्ध सहभागी अवलोकन। तो सबसे पहले जानते हैं सहभागी अवलोकन के बारे में। सहभागी अवलोकन तथ्य संकलन का एक ऐसा स्रोत है जिसमें अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समुदाय या समूह का एक हिस्सा बनकर उनकर गतिविधियों में भाग लेते हुए चारों ओर घटित घटनाओं का जो है अवलोकन करता है। यानी कि यह इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं सहभागी रूप में परिस्थितियों को गहराई में पहुंचकर वैश्विक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन तथ्य संकलन का ऐसा स्रोत होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता अद्वितीय समूह या समुदाय का तटस्थ दृष्टि एवं वैज्ञानिक भावना से अवलोकन करता है। अनुसंधानकर्ता सामूहिक जीवन में स्वयं प्रवेश करने के बजाय उसके बाह्य वस्तुओं का जो पहलुओं का जो है अवलोकन करता है। यानी कि यह स्रोत अभिनतिपूर्ण दृष्टि के प्रभाव से रहित तथा अपरिचितता के लाभ से युक्त होते हैं। साथ ही परिवेश की गतिविधियां अप्रभावित व सहज रह सकती है। दूसरा पॉइंट है अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी अवलोकन तथ्य संकलन का एक ऐसा स्रोत है जिसमें अनुसंधान करते अध्ययन किए जाने वाले समूह या समुदाय के कुछ कार्यों में भाग लेता है। अधिकांशतः तटस्थ भाव के बिना भाग लिए अवलोकन करता है। इसमें सहभागी व असहभागी दोनों ही अवलोकन के लाभ प्राप्ति की संभावना होती है। यानी कि यह सहभागी अवलोकन की कठिनाइयों वो असहभागी अवलोकन की शुष्क तटस्थता से बचने का भी माध्यम मार्ग माना जाता है। अब हम बात करेंगे साक्षात्कार के बारे में। तो साक्षात्कार तथ्य संकलन का एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत होता है। यह एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें अनुसंधानकर्ता व सूचनादाता के परस्पर आमने सामने के संबंध किसी बिंदु पर प्रश्नोत्तर करने के लिए स्थापित होते हैं। इसमें साक्षात्कार कारणात्मक, उपचारात्मक व अनुसंधानात्मक, संरचित व निर्देशित तथा असंरचित व अनिर्देशित व्यक्तिगत या समूह साक्षात्कार हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कारणात्मक साक्षात्कार के बारे में। जब साक्षात्कार का उद्देश्य किसी घटना या समस्या के कारणों की खोज करना होता है तो उसे कारणात्मक साक्षात्कार कहा जाता है, जैसे बाल अपराध, बाल श्रमिक व बेरोजगारी आदि।
इनके कारणों को जानने के लिए किए गए साक्षात्कार जो है इसी श्रेणी में आते हैं। इसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता समस्या के पीछे प्रेरक कारकों को स्पष्ट रूप से साफ करता है। नेक्स्ट है उपचारात्मक साक्षात्कार। जब साक्षात्कार का उद्देश्य किसी समस्या के उपचार से संबंधित सुझावों को प्राप्त करने का होता है तो उसे उपचारात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। यानी कि सामान्यतः इस प्रकार के साक्षात्कार में किसी समस्या के पीछे छिपे कारणों का पता लगाकर उसके निराकरण का जो है उपाय किया जाता है। नेक्स्ट है अनुसंधान साक्षात्कार। जब साक्षात्कार का उद्देश्य सामाजिक जीवन के किसी क्षेत्र से संबंधित नवीन एवं मौलिक ज्ञान प्राप्त करना होता है तब ऐसा साक्षात्कार को अनुसंधान साक्षात्कार कहा जाता है। नेक्स्ट है संरचित साक्षात्कार। इसमें अनुसंधानकर्ता पहले से तैयार की गई साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर विधि पूर्वक साक्षात्कार करता है। वह अनुसूची के प्रश्नों की भाषा, उनके क्रम और उनकी संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन करने को स्वतंत्र नहीं होता है। इसे नियोजित साक्षात्कार, निर्देशित साक्षात्कार एवं औपचारिक साक्षात्कार आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है असंरचित साक्षात्कार। इसमें पूर्व संरचित प्रश्नों की अनुसूची नहीं होती। साक्षात्कारकर्ता को शोध उद्देश्य के अनुसार साक्षात्कार के समय ही तत्काल प्रश्नों को बनाने व पूछने की स्वतंत्रता होती है। इसमें अनियोजित साक्षात्कार, अनिर्देशित साक्षात्कार एवं अनौपचारिक साक्षात्कार आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत साक्षात्कार। जब एक समय में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार करता है एवं उत्तरदाता में वार्तालाप होता है और उसके आधार पर जो है सूचना को एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका समूह साक्षात्कार। इसका तात्पर्य यह होता है कि जब एक ही समय में एक से अधिक सूचनादाताओं का एक साथ साक्षात्कार किया जाता है तो उसे समूह साक्षात्कार कहा जाता है। यानी कि साक्षात्कारकर्ता एक स्थान पर व्यक्तियों के समूह से मिलता है, वो प्रश्नों को पूछता है, एक व्यक्ति उत्तर देता है और अन्य व्यक्ति उसका अनुमोदन करता है या उसके विरोध में तथ्य रखते हैं। इस प्रकार वाद विवाद सभा का जो स्वरूप बन जाता है। इसी से साक्षात्कारकर्ता सूचनाओं को प्राप्त करता है। तीसरा है अनुसूची। इसके बारे में अब हम जानेंगे। सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक सामग्री का संकलन करने के लिए अनुसूची एक प्रचलित प्रत्यक्ष स्रोत है। अनुसूची अनेक प्रश्नों की सूची या तालिका होती है जिसे लेकर अध्ययनकर्ता उत्तरदाता के सम्मुख उपस्थित होता है और प्रश्नों को पूछकर या अवलोकन कर तथ्यों को संकलित करता है। इसके दो रूप काफी प्रचलित है। पहला साक्षात्कार अनुसूची, दूसरा है अवलोकन अनुसूची। तो सबसे पहले जानेंगे साक्षात्कार अनुसूची के बारे में। यह अनुसूची का विशेष प्रचलित प्रकार है। शोधकर्ता जब किसी व्यक्ति से साक्षात्कार के लिए जाता है तो यह साक्षात्कार अनुसूची में लिखे प्रश्नों को देखकर एक एक करके पूछता है और उनके उत्तरों को साक्षात्कारदाता से प्राप्त करके अनुसूची में ही उत्तरों के स्थान पर अंकित करता है। यानी कि शोधकर्ता जब किसी व्यक्ति से साक्षात्कार के लिए जाता है तो यह साक्षात्कार अनुसूची में लिखने प्रश्नों को एक एक करके पूछता है और उनके उत्तरों को साक्षात्कारदाता से प्राप्त करके अनुसूची में ही उत्तरों के स्थान पर अंकित करता जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है अवलोकन अनुसूची। जब अनुसूची का उपयोग अवलोकन द्वारा प्राप्त तथ्यों के क्रमबद्ध आलेखन के लिए किया जाता है तब इसे अवलोकन अनुसूची कहा जाता है। इसमें जो है ऐसी अनुसूची का उद्देश्य विभिन्न शीर्षकों या अध्ययन विषय से संबंधित उन पक्षों को स्पष्ट करना होता है जिसके आधार पर अध्ययनकर्ता घटनाओं का स्वयं अवलोकन करके प्रमुख तथ्यों को संकलित कर सके। तो ये था हमारा प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत। अब हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत के बारे में। अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत मूलतः वे होते हैं जिनमें सूचनाएं तो एक प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक रूप से ही प्राप्त की जाती है, किंतु इसमें अध्ययनकर्ता का सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष या आमने सामने का संबंध स्थापित नहीं हो पाता। इसी क्रम में एम पाटिल ने अप्रत्यक्ष स्रोतों के 3 रूप बतलाए। पहला रेडियो अपील, दूसरा दूरभाष साक्षात्कार तथा तीसरा है दलीय पद्धति या प्रतिनिधि प्रविधियां इत्यादि। तो अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत में हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रश्नावली किस रूप में अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत है। उसके बाद हम जानेंगे अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत के जो 3 रूप हैं उसके बारे में। तो प्रश्नावली
प्राथमिक तथ्य सामग्री संकलन का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष स्रोत होता है। यह प्रश्नों की एक सूची होती है। इसमें अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में पहले से तैयार किए गए प्रश्नों का समावेश रहता है। इसे डाक या किसी व्यक्ति के माध्यम से उसकी प्रतियां उन शिक्षित उत्तरदाताओं के पास भेज दिया जाता है जिसे अध्ययन में शामिल किया जाना होता है। उत्तरदाता स्वयं उसे भरकर अनुसंधानकर्ता को लौटा देता है। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता अपने स्थान पर टिका रहते हुए भी अध्ययन विषय से संबंधित जानकारी संग्रहित करता रहता है। इसमें मुक्त प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रमयी प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली इत्यादि का समावेश होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुक्त प्रश्नावली की। इस तरह के प्रश्नावली में वे प्रश्न होते हैं जो मुक्त या खुली उत्तर वाले हो, जिनका उत्तर उत्तरदाता के अपने शब्दों में दिया जाना होता है। जैसे कि आप आदर्श शिक्षक किसे मानते हैं, इसका उत्तर सूचनादाता अपने शब्दों में व्यक्त करेगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है बंद प्रश्नावली। इस प्रकार के प्रश्नावली में प्रश्नों के साथ साथ कुछ संभावित उत्तर दिए होते हैं। उत्तरदाता को केवल उनमें ही कोई विकल्प चुनना होता है। जैसे कि इसमें भी होता है कि आप आदर्श शिक्षक किसे मानते हैं, जो अध्यापन को गंभीरता से लेता है, जो छात्रों को दंड देने में विश्वास रखता है, व्याख्यान व पथ प्रदर्शक के रूप में सदैव उपलब्ध रहता है, तथा जो ईमानदार होता है। इन सब के बारे में इनमें पता होता है। नेक्स्ट है चित्रमयी प्रश्नावली। इसमें प्रश्नों के संभावित उत्तरों को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सूचनादाता से उम्मीद की जाती है कि वह चित्रों को देखकर ही अपनी सहमति प्रकट करे। नेक्स्ट है मिश्रित प्रश्नावली। इसमें बंद, मुक्त व चित्रमयी सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश रहता है, इसलिए इसे मिश्रित प्रश्नावली कहा जाता है। शोध व सर्वेक्षण कार्य में इस तरह के प्रश्नावली का उपयोग अधिकांश रूप में होता है। अब हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष प्रश्नावली को। एम पाटर ने जो 3 भागों में बतलाए थे, 3 रूप बतलाए थे, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है रेडियो या टेलीविजन अपील। इस अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण कर श्रोताओं से यह अपील की जाती है कि वे उससे संभावित अपने विचारों को उनके अमुक पते या टेलीफोन नंबर पर भेज दें। इस अपील को प्रभावशाली बनाने के लिए कभी कभी पुरस्कारों की भी घोषणा की जाती है। यानी कि यह एक अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत है। इसमें जो है विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। रेडियो पे अपील की जाती है और उसको अमुक पते पे भेज दिया जाता है। और यह भी इसमें घोषणा की जाती है कि इसमें पुरस्कारों का भी प्रावधान हो। इसके माध्यम से जो है अप्रत्यक्ष रूप से तथ्य संकलित हो पाते हैं। दूसरा पॉइंट है दूरभाष साक्षात्कार। इसमें अनुसंधानकर्ता दूरभाष के माध्यम से सूचनादाताओं से संपर्क कर तथ्यों को संकलित करता है। यह अप्रत्यक्ष स्रोत क्षेत्रीय भ्रमण तथा व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने की अपेक्षा अधिक सरल माना जाता है। इसका तीसरा एंड लास्ट पॉइंट है दलित पद्धतियों या प्रतिनिधि प्रविधियाँ। यह वह अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत है जिसके अंतर्गत एक बड़े समूह में से कुछ विशेष व्यक्तियों या सूचना देने वाले दलों का चयन करके उनके द्वारा दी गई सूचना को संपूर्ण समाज की प्रतिनिधि सूचना के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। सूचनादाता व्यक्ति या दल वे होते हैं जो अपने समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं या उन्हें अपने समूह के लोगों के विचारों व रुचियों का विशेष ज्ञान होता है। अब हम इन तथ्यों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष की चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्रोत के प्रत्यक्ष स्रोतों व अप्रत्यक्ष स्रोतों के अनेक रूप देखे जाते हैं। अध्ययन की प्रकृति, समय व अध्ययन क्षेत्र आदि के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि किन किन स्रोतों को उपयोग हो। प्रत्येक स्रोत अपनी विशेषताओं के लिए जो है रहता है। वैसे अप्रत्यक्ष स्रोतों की तुलना में प्रत्यक्ष स्रोतों प्राथमिक तथ्य संकलन में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था प्राथमिक स्रोतों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेस। इसके अंतर्गत पीवी यंग और जीए लुंडबर्ग ने जो है 2 स्रोतों की चर्चा की थी, एक प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत, दूसरा अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत। प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत जो है अवलोकन, साक्षात्कार व अनुसूची की चर्चा की है। अवलोकन में
नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन के 3 रूपों की चर्चा की गई है: सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन तथा अर्धसहभागी अवलोकन। उसके बाद साक्षात्कार की चर्चा की गई है। साक्षात्कार के अंतर्गत कारणात्मक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार, अनुसंधान साक्षात्कार, संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा समूह साक्षात्कार इत्यादि की चर्चा की गई है। उसके बाद अनुसूची। अनुसूची के अंतर्गत साक्षात्कार अनुसूची तथा अवलोकन अनुसूची की भी चर्चा की गई है। उसके बाद हमने अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोतों की चर्चा की है। इसमें एम पाटन के द्वारा बताए गए 3 प्रमुख स्रोत रेडियो अपील, दूरभाष साक्षात्कार व दलीय पद्धति व प्रतिनिधि प्रविधियां आदि का उल्लेख किया गया है। और उससे पहले इसमें प्रश्नावली के बारे में बतलाया गया। जो अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत है इसके अंतर्गत जो आते हैं मुक्त प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रमयी प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली इत्यादि का भी विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। उसके बाद रेडियो या टेलीविज़न अपील की चर्चा की गई है जो एम पाटिल ने बताई थी 3 रूप। उसके बाद दूरभाष साक्षात्कार की चर्चा की गई। उसके बाद प्रतिनिधि प्रविधि या दलीय पद्धति की भी चर्चा की गई है और उनके आधारों पर निष्कर्षों की चर्चा की गई है। इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत और अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत इन दोनों के माध्यम से जो है तथ्यों को संकलित किया जाता है, जो शोध को महत्वपूर्ण तथा वैज्ञानिक बनाता है। तो आज के वीडियो में हम जान लिए प्राथमिक स्रोतों के प्रकार और कौन प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत है और कौन अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत है, और किस तरीके से प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत में तथ्यों को संकलित किया जाता है और किस तरीके से अप्रत्यक्ष प्राथमिक तथ्यों को संकलित किया जाता है। इससे हमें यह भी ज्ञात होता है कि प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत और अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत दोनों ही स्रोतों का एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से तथ्यों को संकलित किया जाता है।